नमस्कार दोस्तों। आज के अंक में हम भाजपा और कांग्रेस नहीं कहेंगे, इंडिया अलायंस किस प्रकार से लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा ही होगा कि कांग्रेस ने अपने राज्य प्रभारियों में काफी बदलाव किया है। उन्होंने झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया। पहले उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी हुआ करती थी। प्रियंका गांधी को अब वहां से हटा दिया गया है। ये बड़ा ही अजीब सा मूव था। काफी लोग हैरान भी हुए क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति की धुरी है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा लोकसभा के सीट हैं। जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश में अच्छा करती है, केंद्र में उसके सरकार बन जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और उस राज्य से अपने प्रभावशाली नेता प्रियंका गांधी को हटा लेना कांग्रेस का एक अजीब सा मूव भी कहा जाएगा। हालांकि जानकारों का कहना है कि दरअसल प्रियंका गांधी को इसलिए वहां से हटाया गया क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हार का ठीकरा गांधी परिवार के किसी सदस्य के ऊपर फोड़ा जाए, इसलिए वहां से हटा लिया गया है। ये इससे इतर एक और भी बात है कि जिन प्रभारियों की नियुक्ति की गई है उनमें कोई भी नया चेहरा नहीं है। सब वही बासी चेहरा है जो कभी इस राज्य कभी उस राज्य या संगठन के स्तर पे किसी न किसी जिम्मेदारी को पहले भी निभाते रहे। तो ये कोई ऐसा मूव नहीं था जो कि लोगों को, खासकर राजनीतिक पंडितों को बहुत आश्चर्य में डाले। उम्मीद थी कि कुछ नए चेहरे, डायनामिक चेहरे को कांग्रेस लाएगी, लेकिन ऐसा करने में कांग्रेस असफल रही। अब दूसरी तरफ जब हम भाजपा की ओर देखते हैं, भाजपा अभी से ही चुनाव के मोड में है। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा तो सालों भर चुनावी मोड में ही होती है। वो हमेशा ही एक राज्य में चुनाव जीती या हारी तो अगले चुनाव की तैयारी करने लगती है। ऐसा सही भी है क्योंकि आप राजनीतिक दल हैं, आप यहाँ पर राजनीति करने के लिए आए हैं। तो राजनीति करने आए तो राजनीति का उद्देश्य तभी पूरा होगा आपका जब आप चुनाव जीतेंगे। आइए लोकसभा चुनाव की तैयारी भाजपा किस तरह से कर रही, थोड़ा उस पर चर्चा किया जाए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय भाजपा के अध्यक्ष और उनके प्रधान रणनीति कार्य हम कहेंगे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी दोनों ही कोलकाता में हैं। वो वहां पर अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। वहां पर उनका रैली करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। वहां पे सिर्फ वो संगठन के व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आगामी चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का भी कार्य कर रहे हैं, जिससे कि आगामी चुनाव में वो अच्छा कर सकें। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको कल या परसों संभवतः देखने को मिलेगा। इससे इतर आप सबको पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उससे पहले VHP विश्व हिंदू परिषद जो है वो 1 जनवरी से पूरे देश में अक्षत बांटने का काम करने जा रही है। वो हर परिवार के पास जाएगी और उसे चावल और हल्दी मिला हुआ, जिसको अक्षत कहा जाता है, वो दे करके राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा रिच होगा BHP के लिए। और आपको पता ही है कि BJP और BHP में मुझे कोई अंतर नहीं दिखता है। दोनों के कार्यकर्ता एक दूसरे में कार्य करते रहते हैं। जो विश्व हिंदू परिषद में वो BJP के लिए काम करता है, इसी तरह जो BJP में है वो BHP के लिए काम करते रहता है। तो ये कार्यक्रम अक्षत के माध्यम से निमंत्रण देने का प्रोग्राम 1 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। लेकिन यही एक लोगों तक पहुंचने का प्रोग्राम नहीं है। BHP खुद अपने स्तर पर पूरे देश में गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जो जनवरी और फरवरी में होगा। उनका मानना है कि हम कम से कम 100 करोड़ मतदाताओं तक, या कहें कि दूसरे शब्दों में कि 100 करोड़ लोगों तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचेंगे। अब समझिए कि ये कितना बड़ा कार्यक्रम हो, कितना मेगा बड़ा प्रोग्राम होगा। एक तो ये है। दूसरा, मोदी जी ने स्पष्ट अपने MP, MLA या जो भी संगठन के व्यक्ति, उनको स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि आप जाकर के अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी योजना क्या है और सरकारी योजना से आपको क्या लाभ मिल सकता है, इसकी जानकारी आप हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले में जाकर लोगों को दें।
अब इससे क्या होगा कि उनका मानना है कि जितना लोगों को इन योजनाओं के बारे में पता चलेगा या जो लोग इससे लाभार्थी हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि उसे 50% वोट चाहिए। ये उद्देश्य आज का नहीं है, ये 2019 के चुनाव के बाद ही अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया था कि हमें किसी भी तरह से 50% के स्तर तक पहुंचना है, अर्थात 50% वोट हमें हर हाल में पाना है। इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि जो अब तक जैसे आप सुन ही रहे हैं कि इंडिया अलायंस मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आप कागज पर देखें तो वो भाजपा से कहीं ज्यादा मजबूत है, क्षेत्र के दृष्टिकोण से ही, क्योंकि उनका फैलाव भाजपा के तुलना में कहीं बड़े क्षेत्र में है। और दूसरा कि आप अगर संख्या के आधार पर भी देखेंगे तो वो पेपर पर, हकीकत में पेपर पे काफी बड़ा लगता है, लेकिन क्या ये वास्तविकता है? और इस वास्तविकता को अमित शाह जी ने 2019 में समझ लिया था। उन्हें पता था कि एक न दिन ऐसा आएगा कि जब सारे विपक्षी पार्टियों को एक छत के नीचे, एक छाता के नीचे आना ही पड़ेगा। तो ये उस दिन के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए वो हमेशा बात करते हैं 50% मत हमें प्राप्त करना है। अब इन्होंने एक और कार्यक्रम प्रारंभ किया है जो आगामी लोकसभा चुनाव में जिसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। उनका मानना है कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक प्रभारी होगा। अब तक प्रभारी राज्य के हुआ करते थे कि कोई भी दल, जैसे भी कांग्रेस ने अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया, तो एक राज्य के प्रभारी बने हैं वो। इसी तरह से भाजपा भी पहले एक राज्य के प्रभारी नियुक्त किया करती थी, लेकिन इस चुनाव के लिए उन्होंने ये रणनीति बनाया है कि हर लोकसभा सीट पर एक प्रभारी होगा और एक संयोजक होगा। संयोजक के साथ ये शर्त उन्होंने लगा दिया कि वो उम्मीदवार नहीं हो सकता है। इसी तरह से उन्होंने सारे जो पूरी लोकसभा की सीट है उसको उन्होंने 3-4 वर्ग में बांटा है। और पहले वर्ग में तो जिसमें वो 50% से ज्यादा मत पा करके चुनाव जीत चुके हैं उन पर ध्यान देना है। उससे कहीं ज्यादा जिन सीटों पर वो लोकसभा का चुनाव तो जीत गए थे लेकिन विधानसभा का चुनाव हार गए थे, उन सीटों पर ध्यान देना है और उन सीटों पर भी विशेष ध्यान देना है जिस पर वो आज तक कभी जीते ही नहीं है। उनका सबसे ज्यादा फोकस इसी वर्ग के सीट पर है कि जो सीट वो कभी जीत ही नहीं पाए। ये जानने की करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हम उस सीट को क्यों नहीं जीत पाए और क्या हम उस सीट को जीत सकते हैं, और जीत सकते हैं तो कैसे जीत सकते हैं। इस पर उन्होंने पूरी एक रणनीति बनाकर रखी है जिससे कि अधिक से अधिक सीटों, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके। अगर आप थोड़ी बहुत अगर नंबर को समझते हैं तो ये याद रखिए कि भाजपा जो उत्तर भारत और पश्चिम भारत के जो 339 सीट है उसमें 272 का आंकड़ा वो आसानी से पार कर लेगी। इसमें किसी भी राजनीतिक पंडित को कोई शक नहीं है, लेकिन वो इस आंकड़ा को इससे कहीं ज्यादा दूर तक ले जाना चाहते हैं। वो हर राज्य में, चाहे वो दक्षिण भारत का ही राज्य क्यों ना हो, उसमें वो ज्यादा प्रभावी होना चाहते हैं। आप ध्यान रखिए कि अभी हम बीजेपी ने तेलंगाना में इलेक्शन अपनी आशा के अनुरूप वहां पे वो परिणाम नहीं निकाल पाए। वो हारी ही नहीं है, वहां पे उसका कोई वजूद नहीं था। ये तो कुछ सालों की मेहनत के कारण लग रहा था कि वहां पे कुछ अच्छा कर पाएगी, लेकिन वहां पर फिर भी आशा के अनुरूप वो सीट नहीं निकाल पाई। तो अभी जो भाजपा का मुख्य फोकस राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां पर उनका मानना है कि हम अपने 18 पिछले चुनाव में 2019 में भाजपा ने वहां पे 18 सीट जीती थी। तो उनका ये योजना है कि किसी तरह से इस संख्या को दोगुना किया जाए, अर्थात कि 35-36 तक इस आंकड़े को पहुंचाया जाए, और इस पर वो काफी ध्यान दे रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरा राज्य उड़ीसा, जहां पर वो चाहते हैं कि हम अपने सीटों को बढ़ावें। इसी तरह से तेलंगाना पर उनका विशेष ध्यान है। उनका मानना है कि हमको किसी भी हाल में यहाँ से 7-8 सीट निकालनी है, और जो अभी चुनावी सर्वे आ रहे हैं वो इस ओर इंगित भी कर रहे हैं कि वो निकाल लेगी, तो इस पर वो मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से तमिलनाडु, दक्षिण का एक राज्य जहां पर आज तक एक भी सांसद लोकसभा में भाजपा वहां से नहीं ला पाई है तमिलनाडु इकलौता राज्य है, तमिलनाडु और केरल। तो वहां पे अभी आपने सुना होगा कि वहां के अध्यक्ष के अन्नामलाई, वो काफी मेहनत कर रहे हैं। काफी मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो बहुत एक डायनेमिक नेता है
और भाजपा वहां पे मेहनत कर रही है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, और उम्मीद है कि वहां से कम ये अगले लोकसभा चुनाव में कम से कम वहां से 3-4 सीटों का इन्होंने टारगेट रखा है, जो बढ़ भी सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये लास्ट फ्रंटियर होगा बीजेपी का, क्योंकि तमिलनाडु में, तमिल देश में अगर आप घुस गए तो पूरा भारत ये मान लिया जाएगा कि आप पहुंच चुके हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भाजपा और उसके आलोचक आज भी ये कहते हैं कि भाजपा का रीच पूरे भारत में नहीं है, और वो कुछ हद तक सही भी कहते हैं, वो गलत नहीं कहते, क्योंकि तमिलनाडु में आपकी कोई पहुंच नहीं है, आप वहां से सीट नहीं निकाल पा रहे। यही स्थिति केरल की भी है। केरल में सीट निकालना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां की राजनीति, एक तो बहुत छोटा राज्य है, सीट ज्यादा है लेकिन राज्य बहुत छोटा है, और वहां पे इस तरह से वामपंथी और कम्युनिस्ट और उसके साथ साथ वहां पे जो मुस्लिम पार्टियां, उनका अजीब सा गठजोड़ है, कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है। वो चुनाव के समय में अलग अलग लड़ते हैं, लेकिन वहां पे सत्ता परिवर्तन से भी कोई परिवर्तन हो नहीं पा रहा है। वहां पे किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। किसी की भी सत्ता, जो वहां पे योजनाएं होंगी, जो वहां पे नीतियां लागू की जाएंगी, वो समान ही होती है, चाहे वो वामपंथी हो चाहे कांग्रेसी हो, दोनों का ही अपना अपना गठबंधन है। तो वहां पे बहुत मुश्किल है। लेकिन तमिलनाडु, अब लगता है भाजपा को कि हम वहां पे पहुंच सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात होगी भारतीय राजनीति की। दरअसल अमित शाह का ये कहना है कि जो 19 की जीत थी वो बड़ी थी, लेकिन 24 की जीत इतनी बड़ी होनी चाहिए कि अगले 10 साल तक विपक्ष खड़ा ना हो पाए, उसकी इतनी भयानक हार हो, इतनी बुरी तरह से विपक्ष हारे कि उसके अगले 10 साल तक वो उठने की सोच भी ना सके। और लगता है जिस तरह से अभी आंकड़े आ रहे हैं, चुनावी सर्वे आ रहे हैं, और जो जानकार हैं इस क्षेत्र के, उन सब का मानना है कि ये संभव है, ये संभव है, बशर्ते कि अगले 2-3, मेरा मानना है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। तो इस बीच में कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए, कुछ ऐसा अभूतपूर्व अप्रत्याशित ना हो जाए, जिससे कि भाजपा के जो ये चुनावी रथ है उसमें रुकावट आवे। नहीं तो जो अभी स्थिति है, जिस तरह सामान्य स्थिति सब कुछ चल रहा है, उसमें भाजपा को हराना, मैं फिर से कह रहा हूं कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनकी योजनाएं, लाभार्थियों की संख्या जिस तरह से बढ़ते जा रही है, वो आपको किसी भी विपक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ रहा। सीधा कहूं तो विपक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ रहा। हाँ, अलबत्ता कुछ चीजें हुई हैं, जैसे कि कांग्रेस का बहुत हद तक उसका विश्वास है कि जो जिस तरह से मुस्लिम वोटों की संख्या उसके पक्ष में बढ़ी है, उसने अभी जो चुनाव हुए थे, 5 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें उसने मुस्लिम वोटों की संख्या अपने पक्ष में 16 से 33% तक बढ़ा दी है। तो अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को लगता है कि वो कुछ कर पाएगी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस एकदम उसके पैरों के तले कोई जमीन ही नहीं है, वो हर जगह उसकी मौजूदगी है भाई। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें वो काफी अच्छा सीट निकाली है, अलबत्ता तेलंगाना तो जीत ही गई है, तो उसका बहुत ज्यादा दारोमदार मुस्लिम सीटों पे है। लेकिन हुआ क्या है कि इसी चुनाव में जहां कांग्रेस अपने पक्ष में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या को बढ़ाने में सफल रही है, वहीं पर वो जो उसका पारंपरिक वोट था, दलित, आदिवासी, इन मतदाताओं की संख्या में उसके पक्ष में काफी कमी आई है, बहुत ज्यादा कमी आई है। कुछ जगहों पे 23% तक कमी आई है। इसी तरह से जो ओबीसी का वोटर है, वो तो लगता है जैसे कि बीजेपी के ही पक्ष में हर जगह बढ़ोतरी, दिनों दिन बढ़ोतरी होते जा रही है। तो जहां बीजेपी के लिए 50% का आंकड़ा छूना आसान है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के हक में या पक्ष में अच्छी बात यह है कि उसके पक्ष में मुस्लिम मतदाता गोलबंद हो रहे हैं। लेकिन डर यहाँ पे ये भी है कि अगर ये पोलराइजेशन, ये ध्रुवीकरण हुआ तो काउंटर पोलराइजेशन भी होगा, और अगर काउंटर पोलराइजेशन हो गया तो फिर कांग्रेस के लिए जो अभी सीटें हैं वो भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस हो सकता है कि अपने पिछले जो 2019 में जो चुनाव हुआ था, उस जो आंकड़ा उसे मिला था करीब 50 का 50-52 सीट, वो उससे भी नीचे जा सकती है। और दूसरी तरफ बहुत सारे, हम सिर्फ यहाँ पे बात करें कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस से भी ज्यादा भयावह स्थिति तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय दल है, डर ये है कि कहीं
क्षेत्रीय दलों का वजूद ही खत्म ना हो जाए। खास करके दिल्ली में जो केंद्र की राजनीति में, उसमें ये एकदम से हाशिए पे ना आ जाए, ये बहुत बड़ा डर। और ये लोकतंत्र के लिए मेरा मानना है कि अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि क्षेत्रीय दल, जो क्षेत्रीय लोगों की जो भावनाएं होती है, उसको किसी, भले ही उनका दृष्टिकोण संकीर्ण हो, लेकिन कम से कम वो केंद्र तक पहुंचा तो पाते हैं। दरअसल इंडिया अलायंस की बैठक में हुआ क्या, ये एक बड़ी मजेदार है। वो लोगों का कहना है कि सबके सब नेता, हेमंत सोरेन को छोड़कर, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको छोड़ करके सबके सब वहां भाषण देने आया था। अभी तक उनके पास, जहां भाजपा जो है लोगों के घर घर पहुंचने की बात कर रही है, ब्लॉक स्तर, गांव स्तर, ब्लॉक स्तर क्या, गांव स्तर और मतदान केंद्र स्तर तक वो अपने संगठन को मजबूत कर रही है, वहीं अभी तक कांग्रेस वो बासी प्रभारियों को, बासी चेहरों को अभी भी प्रभारी बनाने में मस्त है। दूसरी तरफ इनका कोई सीट शेयरिंग हुआ नहीं है, और सीट शेयरिंग अगर नहीं हुआ, जैसा कि ममता वो कह रही है, वो स्पष्ट कर रही है कि भाई हम लेफ्ट के साथ में समझौता नहीं कर सकते हैं। तो अगर लेफ्ट के साथ में समझौता नहीं कर सकते हैं तो बंगाल में ममता दी एक तरह से त्रिकोणीय चुनाव करो, फिर इंडिया अलायंस का वजूद क्या है। इसी तरह से बिहार में भी स्थिति अच्छी नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चुनाव की घोषणा होने से कम 1 महीना पहले, यानी जनवरी फरवरी में ही जेडीयू में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। क्योंकि जो जेडीयू के नेता हैं, जो अभी सांसद हैं, जो एनडीए के गठबंधन के तहत चुनाव जीत कर आए थे, उनको पता है कि अगर हम इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे तो उनका भविष्य क्या, उनको बहुत अच्छे ढंग से दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा जेडीयू में तो टूट पड़नी ही है, कोई उसको रोक नहीं सकता। और उससे पहले एक और, अभी 29 जनवरी को जेडीयू का राष्ट्रीय सम्मेलन है। अब ललन सिंह उनके बड़े बड़बोले नेता हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जो कयास लगाया जा रहा है और जिस तरह की खबरें आ रही है, 29 दिसंबर को ये जो इनकी बैठक, राष्ट्रीय बैठक होने वाली है, उसमें नीतीश कुमार फिर से अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो ललन सिंह को भी हाशिए में करने की बात की जा रही है। ललन सिंह को हाशिए में करने की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि वो अपने बड़बोलापन के कारण अन्य दलों के साथ कहीं ना कहीं जेडीयू के संबंध को और भी खत्म कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। इसको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। कब कौन किसके पाले में चला जाए, ये राजनीतिक दल के मुखिया तक को नहीं पता होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।